मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो तीसरा अकाउंट का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करने से पहले मुझे इससे रिलेटेड आपको कुछ थ्योरी समझाना रहेगी। तो प्रैक्टिकल पार्ट में अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं पहले थ्योरी पार्ट पढ़ता हूं, और थ्योरी ये है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कवर्ड होती है एस 13 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये पूरा चैप्टर आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर करवाएगा। तो आपके कोर्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब हम पूरा ए समझ देंगे। इसलिए आप सबसे पहले ए समझें मुझसे। आप अपने नोट्स सामने रखें। नोट्स स्टार्टिंग में मैंने यही दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। तो आप भी जानते हो किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली आपने सुना होगा एफडी करते हैं लोग, शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है। इस तरह की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग इन्वेस्टर कैसे करता है अपने बुक्स में, वो हम पढ़ेंगे एस 13। हम कंपनी की बुक्स की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज किए, तो मैं इन्वेस्टर, मैं अपने बुक्स में एंट्री क्या करूंगा ये बताना चाहता हूं। रिलायंस ने क्या एंट्री की होगी वो जाने, वो हम कंपनी अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, कंपनीज क्या एंट्री करती है। तो ध्यान रखना, आपका रोल इस बार जो है, आपका रोल इस बार इन्वेस्टर का है। आप किसी के शेयर्स, किसी के डिबेंचर्स, किसी के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो आप अपने बुक्स में उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो सीखना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग तो आप सब जानते हैं, हालांकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रहेंगे, वो समझाऊंगा मैं। तो प्रैक्टिकल पार्ट बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी के हिसाब से हम पहले क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। एस 13 आपसे कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, आप देखें, एंड नंबर 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप बार बार नोट्स में नहीं देख पाते हैं तो आप यहां से देख लीजिए। करंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग वहां पर लिखा हुआ आप देखें, रेडिली रियलाइजेबल, यानी जिनको आप इजीली बेच सकते हैं। रेडी है, आप चाहें तो अभी बेच दें, ठीक है। तो वो करंट इन्वेस्टमेंट होता है। करंट का मतलब ये होता है जो शॉर्ट टर्म हो। तो एक तरीका तो ये रेडिली रियलाइजेबल, और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर पढ़े हम तो इंटेंडेड टू बी हेल्ड, intended to be held for not for more than 12 months from the date of acquisition। कितने दिन के लिए? 12 महीने। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने नॉट फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा के लिए हेल्ड नहीं किए हैं, वो शॉर्ट टर्म, और जो 12 महीने से ज्यादा के लिए हेल्ड किए हैं वो लॉन्ग टर्म। सिंपल सी बात है। और ये डिसाइड किस दिन कर लेना है, कहां से 12 मंथ। तो बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ नहीं लिखा है, आप ध्यान से पढ़ें। उसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। आज मैंने शेयर खरीदे हैं तो किस इंटेंशन से खरीदे हैं। अगर मेरा आज इंटेंशन है कि आज से, मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, 12 महीने के अंदर मैं इसको सेल कर दूंगा, रियलाइज कर लूंगा, इट मीन्स इट इज करंट इन्वेस्टमेंट। और आज मेरा इंटेंशन है कि नहीं, मैं 12 महीने नहीं, इसको लॉन्ग टर्म 5 साल बाद रियलाइज करूंगा, तो ये लॉन्ग टर्म होगा। तो इंटेंशन आपको कब देखना है, एज ऑन द डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस दिन हम एक्वायर करेंगे उस दिन डिसाइड कर लेंगे। अब आपके मन में ख्याल आएगा, हो सकता है कि हमने सर कोई इन्वेस्टमेंट आज परचेज किए टू बी सोल्ड विद इन 12 मंथ, बट अचानक शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो हमने सोचा अभी नहीं बेचते हैं, होल्ड कर लेते हैं। जैसे अभी कोरोना के केस में हुआ, शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो लोगों ने क्या किया, जो उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए होंगे, हो सकता है अब उन्होंने
उसको रिक्लासिफाई कर दिया होगा टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने बाद बेचेंगे जब मार्केट सुधर जाएगा। तो यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट टू रिक्लासिफाई इन्वेस्टमेंट फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म टू करंट। बट ये वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, क्लियर है? तो बाद में बताऊंगा रिक्लासिफिकेशन, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप अभी इतनी बात समझें कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन यू हैव टू क्लासिफाई वेदर इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ और हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ। क्लियर है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ लिखा है ऑल इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये डिफरेंस बहुत अच्छी लगती है तुम लोगों को। ऑल इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो करंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म। प्लस एक साइन बना हुआ प्लस, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मींस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म ही होगी। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन दिया। आगे पढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो ए पार्ट दिखेगा आपको करंट और लॉन्ग टर्म। अगेन वही वाली बात, तो करंट या लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन इंटेंशन, आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। उसमें कौन कौन से स्क्रिप्ट आती है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, ट्रस्ट सिक्योरिटीज आती है, शेयर्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, या अदर स्पेसिफाइड नेचर की सिक्योरिटीज आती है। ये सब को आप इंटेंशन के हिसाब से करंट भी लिख सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। लेकिन बी पार्ट मैंने क्लियर लिखा है लॉन्ग टर्म ओनली, ओनली पे सर्कल बना लेना। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज शुड ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। हमेशा किस क्या दिखाएंगे? इसको लॉन्ग टर्म ही दिखाएंगे। चाहे आपका इंटेंशन विद इन 12 मंथ सेल आउट करना हो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को लॉन्ग टर्म ही दिखाना है। कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनी में रिप्रेजेंट दिस इन्वेस्टमेंट। ये इससे भी अच्छा एग्जांपल है, सपोज आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, विच इज नॉट हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस एंड नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ना आपने उसको यूज करने के लिए रखा है, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री में मशीन लगी होती है, वहां तो यूज आ रही है, उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। सरप्लस लैंड आपने परचेज किया, बिल्डिंग जो आप ना बिजनेस में यूज कर रहे हैं और ना आपने उसको बेचते हैं, आप ब्रोकर नहीं है, आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी नहीं जो आप उसको बेचते हैं, तो वो ना स्टॉक इन ट्रेड है और ना ही वो यूज हो रही। तो आपकी स्पेयर लैंड एंड बिल्डिंग जो है, समझ जाओ वो क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपका सरप्लस पैसा आपने जमीन में लगा दिया, वो जमीन पड़ी हुई है, कोई यूज नहीं आ रही, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलवेज क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। ऐसे आप मुंबई वगैरह सारे मेट्रोज में अगर देखेंगे तो वहां फ्लैट परचेस करते समय आपको सोसाइटी के शेयर्स लेना पड़ते हैं, ठीक है, और सोसाइटी के शेयर लेते हो आप तभी तो आप उस फ्लैट के मालिक बने हो। तो वो सोसाइटी के जो शेयर्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म, वो किसी कंपनी के शेयर्स नहीं, वो हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी और करंट प्रॉपर्टी का डिफरेंस आपको यहां पे समझ में आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आप माने, कॉस्ट क्या मानेंगे आप? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मीनिंग होता है, मान लो अभी आप एनएससी या बीएसई समझते हो ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारे शेयर लिस्टेड है। वहां मैं वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीदता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर आज की तारीख में 1400 रुपए का है, सपोज मैंने उसको परचेज किया। कैसे करूंगा परचेज? क्या मैं स्टॉक मार्केट जाऊं मुंबई के दिल्ली? नहीं, मैं करूंगा अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। मैं अपने स्टॉक ब्रोकर को फोन लगाऊंगा कि वो मेरे नाम से 10 शेयर खरीद ले, मैं उसके अकाउंट में 14,000 रुपए जमा करवा दूंगा, वो वहां से डिपॉजिट कर देगा। तो मेरे पास 14,000 के शेयर्स आ गए। ठीक, क्या इसने ब्रोकरेज ली होगी? तो डेफिनेटली ली होगी। तो क्या उस ब्रोकरेज को इसमें इंक्लूड करें?
तो आपने देखा होगा आज तक कैपिटलाइजेशन के रूल के जो भी असेट्स परचेस करते हैं उस असेट से जो एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस है टू एक्वायर दैट असेट, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी एक्वायर करने की कॉस्ट। तो हमें ब्रोकरेज रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मान लो 20 रुपए, तो ये 14,000 20 रुपए का पड़ा। और भी कोई एक्सपेंडिचर लगे, एसटीटी लगता है, स्टाम्प सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, और भी कोई चार्जेस लगते हैं। तो बिल्डिंग खरीदते हैं हम, तो बिल्डिंग में आपने देखा होगा रजिस्ट्री चार्जेस को हम इंक्लूड करते हैं। मशीन में आपने सुना होगा मशीन खरीदते हैं तो उसको इंस्टॉलेशन तक के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। ठीक ऐसा यहां पर भी है, जब भी आप कोई शेयर सिक्योरिटीज परचेस करेंगे तो आपकी परचेस प्राइस प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू एक्वायर दैट असेट, नॉर्मल लॉजिक। और कोई बहुत ज्यादा खर्चे होते भी नहीं, इसलिए 1 या 2 से ज्यादा नहीं दिए होंगे। अच्छा, यहां पर आपको ऐसा करना चाहिए क्या कि इस 1400 रुपए के शेयर में फेस वैल्यू 10 रुपए, बाकी प्रीमियम है? नहीं, हम कंपनी नहीं, हम इन्वेस्टर है। किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? मैं फिर बोल रहा हूं, इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को उससे मतलब नहीं कि कंपनी की बुक्स में शेयर 10 का है, 5 का है, 2 का है, 4 का है, बाकी प्रीमियम है। वो कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगी। आपको तो 1400 का शेयर 14,020 रुपए में पड़ा, आप कास्ट इसी को मानेंगे। तो ये अकाउंटिंग वाला पार्ट है, ये आगे अकाउंटिंग में समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल आप समझे क्या क्या इंक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो क्या लिखा हुआ आप ध्यान से देखें। सिमिलर टू द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, मशीन खरीदना है तो उसके इंस्टॉलेशन तक एक्सपेंस कैपिटलाइज। तो जैसा नॉर्मल वे में करते हैं इन केस ऑफ अदर असेट्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट शुड कंपेराइज इट्स परचेज प्राइस एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रांजेक्शन। क्या क्या इंक्लूड होगा? परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू ट्रांजेक्शन। दिस इंक्लूड्स ब्रोकरेज फीस, ड्यूटी पेबल ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट। तो कॉस्ट में ये सब इंक्लूड रहेगा। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ, सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड अंडर AS 16, फाइनेंस एंड बोरोइंग कॉस्ट can be capitalized and included in the element of cost of investment property। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या आ गया भाई? यहां तक तो बात सिंपल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये क्या बोला? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है AS 16 वो है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट जनरली, हालांकि और भी चीज होती है बट जनरली इंटरेस्ट। तो मान लो मैंने कोई लैंड परचेस किया, लैंड एंड बिल्डिंग, या सिर्फ लैंड परचेस किया। अब इसको परचेस करने और डेवलप करने में या इसको कंस्ट्रक्ट करवाने में 2 साल लग गए, 2 इयर्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में। ठीक है, तब जाके रेडी टू यूज हुई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है कि इफ एनी असेट इज क्वालिफाइंग असेट, अब ये टर्म वहां का है, AS 16 का वहां पढ़ेंगे अपन सेकेंड ग्रुप में, क्वालिफाइंग असेट। लेकिन फिलहाल आप समझें कि इफ एनी असेट इज क्वालिफाइंग असेट एंड इंटरेस्ट इंकर्ड देयरऑन, उस पर क्या लिया हुआ? इंटरेस्ट लगा, यानी आपने बिल्डिंग जो बनवाई लोन लेकर बनवाई। सपोज मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया था एट द रेट 10%, तो 10 लाख पे 2 साल का इंटरेस्ट हो गया मेरा कितने रुपए? 2 लाख रुपए। तो ये इंटरेस्ट जो है यानी बोरोइंग कॉस्ट, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट मींस बोरोइंग कॉस्ट। क्या ये भी कैपिटलाइज हो जाए? यानी क्या इसको भी इस लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दें? तो सपोज लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 50 लाख की थी, 2 लाख और ऐड करके तो 52 लाख की हो जाएगी। तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो यस, ऐसा कर सकते हैं इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 परमिट्स सो। अगर आपको AS 16 की कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसा कर सकते हैं। अब हम यहां से 16 पर तो नहीं जाएंगे, बट आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया। एक 16 ये कहता है कि अगर वो असेट क्वालिफाइंग असेट है, क्वालिफाइंग असेट मींस टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, यानी जिस असेट को इंटेंडेड यूज में लाने में टाइम लगता है,
2 साल लग गए, तो ऐसे एसेट क्वालिफाइंग एसेट होती है, तो इंटरेस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड इज कैपिटलाइज, ऐसा S16 में लिखा है। ठीक है, तो ऐसा शेयर्स में तो होगा ही नहीं, शेयर्स तो रेडी टू यूज होते हैं, अभी आप खरीद लो, उसमें कोई बनाना पड़ता है, कुछ डेवलपमेंट करना पड़ता है क्या? तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर सिक्योरिटीज आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में आपको टाइम लगता है डेवलप करने में, कंस्ट्रक्ट करने में। शेयर सिक्योरिटीज ये सब तो रेडी रहे, अभी आप खरीद लो, अभी बेच दो। ठीक है, इसको इंटेंडेड टू यूज और सेल करने के लिए कोई सब्सटेंशियल पीरियड नहीं लगता। इस रीजन से इन पर S16 अप्लाई नहीं होता शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पर, सिर्फ किस पर अप्लाई होगा? लैंड एंड बिल्डिंग पर, इसलिए ऐसा लिखा हुआ। तो नीचे टेबल में मैंने लिख दिया है क्लियर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ परचेज आएगी प्लस अदर डायरेक्ट रिलेवेंट कॉस्ट, दैट इज ब्रोकरेज। इधर S16 कब अप्लाई होगा? इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली वर्ड भी लिख लो। S16 अप्लाई फॉर फिनांस कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अगले पेज पर आए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सम डिस्टिंक्ट एरियाज, कुछ अलग हटके। ये तो एक सिंपल कॉस्ट हुई कि आपने जितने में खरीदा प्लस उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐड कर दो। 14,000 में शेयर खरीदे, 14,020 रुपए के ब्रोकरेज लगी, तो 14,020 रुपए हो गए। ये तो सिंपल, ये तो हर कोई जानता है, नॉर्मल केस है, जनरल केस। तो जनरली कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मीन्स परचेज प्राइस प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, बट कुछ स्पेशल केसेस आपके सामने है, तो सेकंड नंबर पेज में आपको दिखा रहा हूं स्पेशल केसेस, यानी कुछ अलग तरह के ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी एक तरफ आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। मान लो मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए, शेयर्स परचेज की, तो ये तो डेबिट व्हाट कम्स इन आया, लेकिन बदले में क्या लिख रहे हैं? आप देखें, बदले में दिया क्या? बदले में दिया है शेयर्स। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करूंगा ना। जनरली हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट क्रिएट। तो अगर हमने कैश में खरीदा होगा तो हम कैश या बैंक लिखेंगे, लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट बाय इश्यू ऑफ शेयर्स किए, तो एक तरफ हमारे शेयर इश्यू किए और दूसरी तरफ हमने इन्वेस्टमेंट लिए, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन नीड नॉट नेसेसरली बी पेड इन कैश, कोई जरूरी नहीं कि कैश में पेमेंट हो। इट कैन ऑल्सो बी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, इधर फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और पार्ट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप चाहें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख के, 2 लाख के शेयर दे दिए, बाकी 8 लाख कैश दे दिया, वो भी हो सकता है। तो पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन शेयर्स। कॉस्ट ऑफ सच केसेस शुड बी फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इश्यूड। तो इस कंडीशन में आपको इसमें अमाउंट क्या लिखना है? क्वेश्चन ये, जो मैंने लिया उसकी फेयर वैल्यू या जो मैंने दिया उसकी फेयर वैल्यू। क्वेश्चन ये, हमारे शेयर की कीमत कुछ और होगी, उनके शेयर्स या डिबेंचर्स की कीमत कुछ और होगी। तो क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो कॉस्ट इन सच केसेस शुड बी फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड। कौन सी? इश्यूड, इसकी फेयर वैल्यू लेना है, क्योंकि आपने फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा मर्केंटाइल लॉ में, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। जो चीज आपके पास आ रही है उसके बदले में आप क्या देते हो, वो कंसिडरेशन होता है। तो शेयर्स दे रहा हूं तो ये कंसिडरेशन है। अब हो सकता है मैंने बार्गेनिंग करके यहाँ पे कैश दिया होता 10 रुपए, तो 10 रुपए लिखता, 12 होता तो 12। तो आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन में तो यही करते हैं। आप मार्केट में आते हैं, गुड्स खरीद कर लाते हैं, ठीक है, वो सामने वाले ने 100 बोला, आपने 80 दिए, तो आप क्या कहते हो? कितने का आया? कॉस्ट क्या 80 बोलते हैं 100 बोलते हो? 80, क्योंकि आपने समथिंग इन रिटर्न, बदले में दिया कितना? 80। ऐसे यहां पे जो मैं दे रहा हूं उसकी कीमत कितनी है? तो उसकी कीमत अगर 80 रुपए फेयर वैल्यू है तो डेफिनेटली 80 रुपए पर ही रिकॉर्ड करेंगे। तो फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इश्यू, दैट इज इश्यू प्राइस। फेयर वैल्यू डज नॉट मीन इधर पार वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू नहीं है, पार वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
फेयर वैल्यू क्या होती है? तो फेयर वैल्यू होती है व्हेन टू नॉलेजेबल पर्संस, टू नॉलेजेबल बायर एंड सेलर, कोई दो व्यक्ति आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, बिना किसी दबाव के, कोई कोएर्शन अप्लाई नहीं उनके पास, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं। तो टू नॉलेजेबल पर्सन डीलिंग इन एनी सिक्योरिटी, देन दैट वैल्यू इज फेयर वैल्यू। ठीक है, तो फेयर वैल्यू आपकी पार वैल्यू से कम भी हो सकती है, पार वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। फेयर वैल्यू इज, नीचे फेयर वैल्यू की डेफिनेशन दी, आप देख लेना, उसमें लिखा हुआ है नॉलेजेबल विलिंग बायर सेलर इन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। इस आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, किसी ने आपको दबाव नहीं डाला, कोएर्शन पड़ा होगा आपने, किसी ने आपकी कनपट्टी की गन लगा के, तो ऐसा प्राइस को हम फेयर वैल्यू नहीं बोलेंगे। फेयर वैल्यू मींस विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, पूर्ण होशो हवास में जो ट्रांजेक्शन करते हैं सेलर बायर, उस प्राइस को फेयर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, एंड फेयर वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू। मार्केट में हो सकता है कि कीमत कम ज्यादा हो जाती है, जैसे अभी शेयर मार्केट इतना डाउन आ गया था अभी बीच में कोरोना के कारण, कि हालांकि कंपनी की फेयर वैल्यू ज्यादा थी, कंपनी के शेयर की प्राइस बनती उतनी, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट के कारण वो एकदम गिर गया, तो मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो मार्केट वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम फेयर वैल्यू। बट जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली तो ये तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस की बात बता रहा हूं। जनरली फेयर वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू भी आप जनरल क्वेश्चन में मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो वेन एवर इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज शेयर्स, देन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स सो इश्यूड, इसकी फेयर वैल्यू पर आपको इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इन्वेस्टमेंट इक्वेशन इन एक्सचेंज फॉर अनदर। अगला पॉइंट आप ध्यान से देखें, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं फिर आपको बोर्ड पे समझाता हूं। वन इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर, एक्सचेंज ऑफर, जैसे आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, गुड्स के बदले में गुड्स, ऐसे यहाँ इन्वेस्टमेंट के बदले में इन्वेस्टमेंट, या कुछ और भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सचेंज बाय अदर। द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ सच केस आर, ये मैंने आपको अकाउंटेशन का बड़ा समरी फॉर्म में नोट्स दिए हैं, आपको मेन पॉइंट दी कि याद क्या रखना है। मैंने कहा शेयर्स के बदले में, सॉरी, इन्वेस्टमेंट के बदले में शेयर्स दोगे तो ऐसा करोगे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के बदले में आपने कुछ और दिया, समथिंग एल्स, शेयर्स नहीं कुछ और, मान लो गोल्ड है मेरे पास, गोल्ड दिया, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, और बदले में मैंने क्या दिया इनको? गोल्ड दिया। तो बदले में अगर मैंने गोल्ड दिया मेरे पास, या मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी पड़ी थी, तो वो मशीन मैंने इनको दे दी। तो एक तरफ मैंने इन्वेस्टमेंट की और दूसरी तरफ मैंने गोल्ड या मशीनरी दे दी, समथिंग एल्स, ये भी कंसिडरेशन है। अब ऐसी कंडीशन में एंट्री तो बन गई आपकी, लेकिन अमाउंट कितना लिखें? क्योंकि एक्सचेंज ऑफर है, कैश तो कुछ हुआ नहीं, कैश हुआ भी तो बहुत कम, मान लो 10-20 हजार, तो 10,000 टू कैश लिख देंगे, पर मेन तो असेट टू असेट है ना। तो क्या लिखा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है आपको कि इन सच केस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, अगेन आपको किस चीज की फेयर वैल्यू लेना चाहिए? गिवन अप, जो दिया है उसकी फेयर, ये फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना चाहिए आपको, इसके फेयर वैल्यू, क्योंकि यही कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, यानी वो इन्वेस्टमेंट के बदले में मेरा 46,000 का सोना चला गया, अभी की तारीख में रेट 46,000 चल रहा है, तो 46,000 का सोना चला गया, तब मैं एक्वायर कर पाया, तो वो हो गया ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्वायर करने के लिए क्या देना पड़ा, क्या सेक्रीफाई करना पड़ा, उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो नगद नहीं दिया लेकिन सोना भी तो चला गया, तो सोना 46,000 की वैल्यू का, ये मार्केट में आके बेचता मैं तो 46,000 आ जाते हैं मेरे पास। तो ये फेयर वैल्यू लेना। या फिर और आगे की वर्ड लिखा मैंने, इज आइडियल, यानी सबसे बेस्ट तो यही होता है, आइडियल है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है असेट गिवन अप तो बेस्ट है, लेकिन अगर मान लो इसकी फेयर वैल्यू नहीं है और द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो फिर क्या लिखा हुआ है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड वेयर सच मार्केट वैल्यू इज मोर क्लियर एविडेंट। अब सपोज आपके पास इसकी फेयर वैल्यू नहीं है लेकिन इसकी फेयर वैल्यू है, तो आप ये ले लेना। बट एक वर्ड और लिखा है मैंने, विच इज मोर क्लियर एविडेंट, यानी इन दोनों में से जो ज्यादा क्लियर हो, जिसका एविडेंस आपके पास हो,
वो बेस्ट है। तो गोल्ड का एविडेंस ज्यादा इसलिए रहता है कि गोल्ड का शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड के रेट इजीली है, शेयर के भी रेट होते हैं। तो जिनके मार्केट अवेलेबल होते हैं, एक्टिव मार्केट, उनके लिए फेयर वैल्यू निकालना इजी होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है इसका एक्टिव मार्केट नहीं है, ये जैसे मशीन पुरानी हो चुकी थी, अब पुरानी मशीन का कोई मार्केट नहीं, तो इसकी फेयर वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में जो एसेट एक्वायर की है, जो आपने किसी और के डिबेंचर्स लिए तो उसकी फेयर वैल्यू निकल सकती है, तो वो ले लेंगे, विच इज मोर क्लियर एविडेंट। क्लियर। तो ये दो ऐसे केस मैंने आपको बताया, एक ऊपर वाले केस में शेयर देना है उसकी फेयर वैल्यू, दूसरे केस में एनी अदर एसेट देना है उसकी फेयर वैल्यू लेना है। तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड बुलेट, राइट शेयर। ये राइट शेयर वाला तो मैं भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहां बताऊंगा। और इस पूरे एएस के दो ही की फैक्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ दो ही जगह डाउट आएंगे, दो ही जगह डी लिखवाऊंगा, इसके अलावा कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। और वो एक तो राइट इश्यू वाला पॉइंट, और दूसरा डिविडेंड वाला पॉइंट, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो ये सेकंड थर्ड नंबर बुलेट में बाद में बताऊंगा। फोर्थ नंबर पर आते हैं, अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट आर टू बी ट्रीटेड एज इनकम इन नॉर्मल कोर्स। आपने जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं, चाहे कैश में किए हों, चाहे शेयर्स इश्यू किए हों, चाहे गोल्ड के एक्सचेंज में हो, बट इन्वेस्टमेंट तो हुआ ना, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, हुआ तो सही इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट पर आपको दो तरह की इनकम होती है, एक तो होती है आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया तो रेंट आएगा, अगर आपने शेयर्स में किया तो डिविडेंड आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स बॉन्ड्स में किया तो इंटरेस्ट आएगा आपके पास। एक तो ये होती है, ये रेगुलर इनकम होती है, सिंपल। कहां ले जाओगे आप इस इनकम को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक होती है इनको बेचने पर, शेयर्स, डिबेंचर्स, लैंड, बिल्डिंग, ये सब बेच दिए तो बेचने पर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर इन विच ट्रांजेक्शन इंकर। तो जिस ईयर में ट्रांजेक्शन हुआ उस ईयर में आपको उसको लिखना रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस एएस के 4 बुलेट में से सिर्फ एक छोड़ा है मैंने, बाकी सब मेन पॉइंट मैंने आपको समझा दी। ये तरीका हुआ कैसे हमने एक्वायर किया। तो कॉस्ट असर्टेन, क्योंकि एंट्री करते समय हमें कॉस्ट जरूरी रहेगी, एंट्री सबको आ जाएगी, लेकिन अमाउंट लिखना ही तो सीखना है कि क्या लिखें, तो वो क्या लिखे वो समझाया मैंने आपको। और ये एस ध्यान रखना, थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल तो है इसके क्वेश्चन में आपको बहुत सारे करवाऊंगा, लेकिन थ्योरी पार्ट भी बनता है इसका। यही थ्योरी आ सकता है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ टू असर्टेन कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफर। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक अलग से क्वेश्चन भी आता है लास्ट, और फर्स्ट वाला भी कंपलसरी रहते हैं 2 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं उसमें एएस का छोटा सा क्वेश्चन 4-4 नंबर का इस तरह के डाल सकते हैं वो। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी पेज पर आपको मिलेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम आ गए हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मेन आईएमपी पॉइंट पर। सबसे आईएमपी पॉइंट है, ये समझ लीजिए आप इसका। और इस पर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है, और ये हमारे बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी काम आएगा ये वाला पॉइंट। क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट मतलब कि आपको बैलेंस शीट में कितना कैरी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, यानी उसकी बुक वैल्यू क्या दिखाना चाहिए। आपने एक्वायर जब किया था, आपने जब परचेज किया था, सपोज मिड ऑफ द ईयर में 13 जुलाई को आपने परचेज किया, ठीक है, तब तो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीद ली, लेकिन क्या हम 31 मार्च को भी 100 में ही लिखें, या इसका कैरिंग अमाउंट चेंज कर दें, यानी इसका वैल्यूएशन। तो सीधी सी बात है, इस कैरिंग अमाउंट का आप आगे लिख सकते हो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बहुत आईएमपी पॉइंट है, आप अंडरलाइन कर लेना। करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। तो आप 31 मार्च पर जब आएंगे तब उसकी कॉस्ट तो वही रहेगी 100 की 100। अब इस दिन आपको इसकी फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर फेयर वैल्यू 120 हो गई तो आप 100 पे ही चलने दो, और अगर इसकी फेयर वैल्यू 80 है तो विच एवर इज लेस 80 पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
जैसे हम स्टॉक में आपने सुना होगा कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर, ऐसे यहां इनका वैल्यूएशन होता है, यानी मैं बैलेंस शीट में कैरी कितना करूंगा 80, जबकि मैंने स्टार्टिंग में एंट्री क्या की होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 100 रुपए टू कैश या बैंक 100 रुपीज, तो तब मैंने एंट्री की होगी ये। लेकिन अब मुझे इसमें से 20 रुपए कम करके और बैलेंस शीट में 80 रखना है, तो 20 रुपए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। इन दो एंट्री से क्या होगा, ये डेबिट ये क्रेडिट, तो नेट बैलेंस शीट जब होगी तो बैलेंस शीट में आप कितने रुपए लिखोगे 80 रुपए। तो इसी को बोलते हैं कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन केस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। और इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप देखें, लॉन्ग टर्म में लिखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट पे अंडरलाइन, कैरिड एट कॉस्ट। यानी अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता, कैसे होता लॉन्ग टर्म, मैंने आपको बता चुका हूं कि एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इंटेंड टू होल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। अगर आपका इंटेंशन था 12 महीने से ज्यादा रखने का, तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे। और अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ऑलवेज कैरिड एट कॉस्ट, जितने का है उतना। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट चलता रहता है, ठीक है। जनरली एक्सेप्शनली एक केस आएगा जब इसको हम कम करेंगे, लेकिन जनरली किस पे होगा, कॉस्ट पर, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब ये कम पर होगा। तो उसी की लाइन को आगे पढ़ें, तो यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट वेयर देयर इज अ डिक्लाइन, सुनना बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है एस में, वेयर देयर इज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी। कौन सा डिक्लाइन, अदर देन टेम्पररी, यानी टेम्पररी डिक्लाइन नहीं कि शेयर मार्केट में एक दिन के लिए डाउन हो गया कल वापस बढ़ जाएगा तो उसको टेम्पररी डिस्क। शेयर मार्केट में तो रोज ही फ्लक्चुएशन होते, तो रोज क्या वैल्यूएशन करेंगे, नहीं। तो अदर देन टेम्पररी, यानी सीधी सी लैंग्वेज में गए तो परमानेंट डिक्लाइन। परमानेंट डिक्लाइन कैसे होगा, मान लो उस कंपनी, जैसे रिलायंस में भी दो ग्रुप है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी की वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है, क्या वो टेम्पररीली डाउन हुई है, नहीं। उनकी कंपनी की हालत बहुत खराब है, बहुत कर्जे हो चुके हैं, तो उनके इसमें जो डिक्लाइन आया वो परमानेंट डिक्लाइन आया। अब ऐसे में मेरे पास अनिल अंबानी की ग्रुप के कोई शेयर खरीद रखे हैं मैंने 100 लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो मुझे इसको 100 पर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू 100 से कहीं कम हो चुकी है और परमानेंटली कम हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में वेन एवर डिक्लाइन इज अदर देन टेम्पररी in the carrying amount of long term investment, the resultant reduction in carrying amount is charged to the profit and loss account. तो अगर इफ ये डिक्लाइन अगर परमानेंट डिक्लाइन है, अगर ये डिक्लाइन 20 रुपए का डिक्लाइन आपका टेम्पररी नहीं है, अदर देन टेम्पररी, परमानेंट डिक्लाइन है, तो फिर आप इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा सकते हो, इवन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर है, बट सब्जेक्ट टू decline other than temporary, then it should be reduced below cost, otherwise it is always carried at cost। ये कंसेप्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, क्लियर है बात। फिर इसी में और आगे लिखा है, अगले पेज पर आप देखें, द रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स्ड, रिडक्शन इज रिवर्स्ड व्हेन देयर इज अ राइज मीन्स इंक्रीज होना इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इफ रीजन फॉर द रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। यानी इनका ये कहना है कि सपोज ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, कौन सा इन्वेस्टमेंट था, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, और आपने इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपनी बैलेंस शीट में कितने पर ला दिया, 80 रुपए पर ला दिया, यानी कितने का डिक्लाइन कर दिया, 20 रुपए, और ये 20 रुपए आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट में। अब आपके बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है, 80, 31 मार्च 2020 को, और डेफिनेटली ये डिक्लाइन हुआ होगा अदर देन टेम्पररी, कोई रीजन से हुआ होगा। रीजन मैंने कहा बहुत सारे लोन होगा इनके ऊपर, या इनके ऊपर कोई बड़ा केस आ गया जिसके कारण इनकी कंपनी डिस्टर्ब होगी, तो आपने डिक्लाइन कर दिया। हो सकता है आज से 3 साल बाद वो रीजन जिसके कारण ये डिक्लाइन हुआ था, वो रीजन नो लॉन्गर एग्जिस्ट,
यानी वो केस आप जीत गए, तो आपकी वैल्यू वापस बढ़ गई, फिर से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, मार्केट में प्राइस बढ़ गई उन शेयर की। अनिल अंबानी मान लो सारे कर्जे चुका दे, जिसके कारण उसमें परमानेंट डिक्लाइन हुआ, अगर वो सारे लोन का रीपेमेंट कर देता है तो उसकी कंपनी वापस से इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि आपका जो 80 रुपए की बुक वैल्यू वाला इन्वेस्टमेंट है उसको आप वापस 100 पर ला सकते हो, रिवर्स कर सकते हो आप। पढ़ना उस लाइन को फिर से, द रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स व्हेन देयर इज राइज इन वैल्यू। क्या हुआ, वैल्यू बढ़ गई, और इफ रीजन फॉर रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जिस कारण से रिडक्शन हुआ था वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो रीजन खत्म हो गया, तो फिर आप इसको वापस से बढ़ा सकते हो, फिर से पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। अब इसका पीएनएल में क्रेडिट होगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी वैल्यू, आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि 105 कर दो। 105 किया तो कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक रिवर्स कर सकते हैं आप, 100 तक कर सकते हैं बस। और मान लो 90 करना तो 90 कर सकते हो आप, लेकिन 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट है आपका। ठीक, तो आप वापस पेज नंबर 3.2 पर आए, जहां पर उन्होंने करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन पढ़ा था, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। वहां पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, एक लाइन पर इतना अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखें। तो जनरल रूल तो मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, और लॉन्ग टर्म में जनरली कॉस्ट। ठीक, ये दो बेसिक रूल याद रख लेना। वहीं एक लाइन लिखी हुई है करंट इन्वेस्टमेंट की, दिस शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। फेयर वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड ईदर ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस और बाय कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस शुड नॉट बी वैल्यूड ऑन ओवरऑल बेसिस। ये तीनों लाइन वर्ड आपको याद रखना, इंडिविजुअल बेसिस, कैटेगरी वाइज, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है मैंने, और ये आप अपनी कॉपी में लिख के रख लेना बहुत अच्छे से, इसी हेडिंग के नीचे, वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सिस्टमेटिक। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मॉडल में नहीं दिया है कहीं पर, हाँ अगर आ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन अलग से आया तो वो इस तरह से आ सकता है। तो यहां पर आपको कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो लिखना है, व्हिचएवर इज लेस, वो आपको इंडिविजुअल बेसिस पर लिखना चाहिए 400 या 350 व्हिचएवर इज लेस, या ओवरऑल बेसिस पर लिखना चाहिए। क्वेश्चन ये, अब हम दोनों से करके देखते हैं। ओवरऑल बेसिस पर अगर हम देखें तो व्हिचएवर इज लेस आता है 750, इंडिविजुअल बेसिस पर करके देखते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पर ये आएगा आपका व्हिचएवर इज लोअर 350, यहां इंडिविजुअल बेसिस 200, यहां इंडिविजुअल बेसिस 150। तो इस तरीके से तो 700 आ रहा है, और इस तरीके से तो 750 आ रहा है। क्या बेस्ट रहेगा? तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे बेस्ट आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो है इंडिविजुअल बेसिस। अब हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज गिवन टू इंडिविजुअल बेसिस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां इंडिविजुअल बेसिस पर कितना है 20, यहां इंडिविजुअल बेसिस पर कितना है 12, टोटल हुआ 32, जबकि ऐसे देखते तो कितना 35। ठीक है, फिर यहां पर कितना है 800, यहां व्हिचएवर इज लेस क्या है 850, जबकि आप देखेंगे यहां पर तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों बराबर है, लेकिन मैं इंडिविजुअल बेसिस पे करता हूं तो ये है। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल बेसिस जो है आपका, ये इंडिविजुअल बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, बेस्ट ध्यान रखना, सबसे बेस्ट यही है, सबसे आइडियल जो है वो यही होता है। इसका ये वैल्यूएशन जो आया आपका, इसका सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट इसी को बोलते हैं। ये वैल्यूएशन अगर ओवरऑल हम देखें तो ये कितना हो जाता है आपका 2, ठीक है, 8, 2, 3, 8, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। तो वो लाइन आपसे क्या बोल रही है, इस लाइन में आप ध्यान से देखोगे इंडिविजुअल बेसिस लिखा है और कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी लिखा है। मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट
इंडिविजुअल बेसिस और कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज मतलब कि शेयर से कैटेगरी है, उसमें टीसीएस के शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है, एसबीआई के शेयर है। म्यूचुअल फंड एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी होगी, शेयर्स अलग होते हैं, म्यूचुअल फंड अलग होते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलग। तो एक कैटेगरी बना लिया आपने। तो ये अकाउंटेंट कैटेगरी वाइज भी परमिशन देता है। इसका मतलब ये था कि मैं अगर ऐसा नहीं करता इंडिविजुअल बेसिस तो कैटेगरी वाइज व्हिचएवर इज लोअर, इन दोनों में से ये कैटेगरी वाइज व्हिचएवर लोअर, ये कैटेगरी वाइज इन दोनों में से लोअर, कोई सा ले लो आप, दोनों सेम ही। तो कैटेगरी वाइज भी कर सकता हूं, बट नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है लास्ट में, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस, यानी किसी भी कंडीशन में आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते। ओवरऑल का मतलब ये कि आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबकी कॉस्ट जोड़ ले, सबकी फेयर वैल्यू जोड़ ले और फिर बोलते हैं विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो लेस है। तो इन दोनों में से लेस कौन सा है, 2485। ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा वैल्यूएशन आप करते ही नहीं कर सकते, रॉन्ग, ये रॉन्ग अप्रोच है। ये क्या रहेगी, रॉन्ग अप्रोच, ध्यान रख लेना। तो आप व्हिचएवर इज लेस इनमें से ओवरऑल बेस पे कभी नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल करें बेस्ट है। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे आप, कैटेगरी वाइज, वो भी चलेगा बट नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस। बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल और बहुत इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ये मॉडल में नहीं है लेकिन मैं कई सालों से इसको लिखवा के करवाते आया हूं और बीच में आया भी है एक दो बार, ध्यान रखना इस तरह का। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में मैंने आपको बताई दी है, 3.3 पेज नंबर पे लॉन्ग टर्म के बारे में बता दी। और इन सब में जो डिफरेंस का फिगर आएगा वैल्यूएशन में, जैसे बुक्स में आप एंट्री जब की होगी तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होगा और ये सारा काम तो कब करना है, बैलेंस शीट डेट पर। तो जो डिफरेंस का फिगर आएगा, आपके 750 के इन्वेस्टमेंट आप रिड्यूस कर रहे हो 700 तक, तो 50 रुपए का डिफरेंस कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर केस। ये आपको 3.3 पेज नंबर पर सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। इन बोथ द अबव केसेस डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला हेडिंग है मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ये भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन थी, ठीक है, लेकिन यहां मेथड ऑफ वैल्यूएशन का मतलब ये दूसरा वाला समझाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि यहां पर आपको एज पर S13 इन्वेस्टमेंट ऑन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंट ईयर मे बी वैल्यूड ऑन फीफो और वेटेड एवरेज, फीफो और वेटेड एवरेज। और उसमें भी वेटेड एवरेज को अंडरलाइन करके लिखोगे प्रायोरिटी, यानी आप फर्स्ट प्रायोरिटी वेटेड एवरेज को ही दोगे। अकाउंटेंट 13 सही मायने में वेटेड एवरेज का ही बोलता है। फीफो तो तब बोलता है अगर आपने ये शेयर्स एंड सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी, आप स्टॉक ब्रोकर हो तो आप फीफो लगा दो, वरना एज इन्वेस्टमेंट आपको ऑलवेज वेटेड एवरेज ही लगाना चाहिए अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन। क्लियर? तो वेटेड एवरेज ही आप रखेंगे, समझते होंगे ये मेथड तो आप। क्लियर? तो ये बात अलग थी, ये थी वैल्यू क्या लेना है, व्हिचएवर इज लेस, और ये बात अलग है, ये मेथड कौन से रखना है, तो वेटेड एवरेज मेथड रखना है।